स्टार्ट कर सकते हैं। और जितनी दिनों दिनों के लिए आप उनको स्टार्ट में लेके जाएंगे, एडवांस में लेके जाएंगे, वो टाइम लीड टाइम कहलाएगा। और ये नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्योंकि ये ओवरऑल स्केड्यूल की ड्यूरेशन में से आप कम हो जाएगा, इसलिए वो माइनस के साइन के साथ आता है। अगेन दिस इज अ डिस्क्रिशन पॉइंट। ये इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, पोजीशन ऐसी जनरेट हो जाती है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, तो वो इन एडवांस एक एक्टिविटी को लेके आ सकता है, तो उसको हम लीड टाइम कहते हैं। जी, लैग टाइम क्या होगा जी? लैग के ऊपर किसी ने काम किया है तो बताए कि लैग टाइम क्या होता है। सर लैग टाइम भी इसी तरह लीड की तरह ही होता है, लाइक एक्टिविटी जो उसके उनके दरमियान में स्केड्यूल था किसी तरह से, तो लैग में हम ये करते हैं कि उसने अपनी एक्टिविटी जब स्टार्ट होनी थी ना, उतना टाइम ड्यूरेशन हम दे देते हैं, डिले कर देते हैं। जिस तरह के डिले के मीनिंग में आ जाता है इसके इतनी देर बाद वो स्टार्ट होगी, इसमें प्लस साइन ऐड करते हैं, लाइक कि जी इतना टाइम हम मजीद ऐड करेंगे तब ये एक्टिविटी जाके स्टार्ट होगी। ये सभी एक्टिविटीज का लाइक फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, ये सभी पे मतलब फॉलो करता है इसको। जो बात आपने पहले की है ना कि ये लीड टाइम की तरह ही होता है, ये लीड टाइम की तरह तो नहीं है, बिल्कुल उसके उल्ट चला जाता है। और कोई बताना चाहेगा जी, एक्सप्लेन करना चाहेगा लैग टाइम क्या होता है? अच्छा, ये बताएं कि सीपीएम एनालिसिस आपने किया हुआ है, वो दोबारा भी आएगा, उसके अंदर जो फ्लोट टाइम या स्लैक टाइम होता है वो क्या होता है? क्या वो यही लैग टाइम तो नहीं? जी, कोई बताएगा जी? जो सीपीएम के अंदर आप स्लैक टाइम निकालते हैं, वो क्या होता है? सर स्लैक टाइम सीपीएम में होता है कि जो डिविएशन आ रही है स्केड्यूल से, बेशक वो लीड हो या लैग हो। पहली बात तो ये कि ये लीड और लैग को अलग रखें, इनको मिक्स अप ना करें, ये दोनों डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये लीड टाइम जैसे आपको ये किसी रन टाइम के ऊपर होता है, स्केड्यूल बना हुआ है, उसके अंदर अगर आप किसी एक्टिविटी को एडवांस में लेके आते हैं तो जितने दिन के लिए एडवांस में लेके आएंगे वो लीड टाइम होगा। ये जो स्लैग या लैग टाइम है ना, ये सेम है, तीनों नाम चलते हैं, स्लैग भी इसको कहते हैं, इसको लैग भी कहते हैं, इसको फ्लोट भी कहते हैं। ये तीनों नाम, इसको नोट कर लें। लैग टाइम, फ्लोट टाइम, स्लैग टाइम, ये वो। और ये रन टाइम पे नहीं होता, ये प्री प्लान्ड होता है, जब आप पहले स्केजुलिंग कर रहे होते हैं ये उस वक्त निकल आता है। और जब अगर आप लीड टाइम कैलकुलेट करते हैं या उसको इन्वॉल्व करते हैं तो ये फिर एडजस्ट हो सकता है, इसके ऊपर चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, अब ये है क्या? ये वो ड्यूरेशन होती है, लैग टाइम या स्लैग टाइम या फ्लोट टाइम, कि जिसके लिए किसी भी एक्टिविटी को अगर डिले दिया जाए तो डेडलाइन के ऊपर, जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो वहीं पे रहे, तो वो टाइम लीड टाइम क्या कहलाता है, वो लैग टाइम या स्लैग टाइम या फ्लोट टाइम कहलाता है। ये इस वक्त आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है जी, जिसकी बैकग्राउंड येलो है? या आपको स्लाइड नजर आ रही है जिसके अंदर नेटवर्क डायग्राम नजर आ रही है? जी, अब नजर आ रही है? ओके।
अब इस स्क्रीन के ऊपर जरा देखें, ऊपर वाली जो डायग्राम है उसके अंदर देखें जिसमें दो एक्टिविटीज वन आफ्टर द अदर चल रही हैं, तो अब जरा गौर से देखें, इसके अंदर जो डेडलाइन है वो 30 दिन की आपको नजर आ रही है, क्योंकि एक्टिविटी कंप्लीट होगी फिर 20 स्टार्ट होगी, 20 दिन वो लेगी, तो 10 और 20 30 दिन। अब इनके अंदर जरा देखें, ए एक्टिविटी 10 दिन की है, अगर आप इसको एक दिन के लिए डिले करते हैं तो आपकी डेडलाइन जो है ना वो 31 दिन पे चली जाएगी। सिमिलरली बी एक्टिविटी को भी अगर आप एक दिन के लिए डिले करते हैं तो अगेन आपकी डेडलाइन 31 दिन की चली जाएगी। इसका मतलब है कि ए को भी आपको 10 दिन में करना पड़ेगा, बी को भी आपको 10 दिन का करना पड़ेगा। तो इन दोनों एक्टिविटी, पहली डायग्राम की दोनों एक्टिविटी के अंदर स्लैक टाइम या लैग टाइम या फ्लोट टाइम 0 है, लेकिन दूसरी डायग्राम के अंदर देखें यही दो एक्टिविटीज पैरेलल हमने चला दी, ए 10 दिन ले रही है, बी 20 दिन ले रही है, लेकिन दोनों पैरेलल चल रही हैं। तो ड्यूरेशन क्या है एक्टिव पूरे प्रोजेक्ट की दूसरी डायग्राम में 20 दिन की। इसमें अगर बी एक्टिविटी को देखें तो इसको अगर 20 दिन की है और डेडलाइन भी 20 दिन की है तो एक दिन भी डिले करते हैं तो डेडलाइन मुतासर होगी। लेकिन ए एक्टिविटी को देखें तो इसके अंदर 10 दिन का क्वेश्चन अवेलेबल है कि ए एक्टिविटी को अगर आप 10 दिन के लिए भी डिले करते हैं तो डेडलाइन 20 दिन की रहेगी। लिहाजा ए एक्टिविटी के अंदर लैग टाइम या फ्लोट टाइम या स्लैक टाइम अवेलेबल है कितने दिनों का? 10 दिनों का। दिस इज नोन एज लैग टाइम या स्लैक टाइम, के वो ड्यूरेशन जिसके लिए अगर एक एक्टिविटी को डिले दिया जाए तो डेडलाइन के ऊपर कोई असर ना पड़े, तो इसको हम लैग टाइम कह रहे होते हैं। जी क्लियर हुआ है कि लैग टाइम क्या होता है? तो सीपीएम के अंदर, सीपीएम एनालिसिस के अंदर वो ड्यूरेशन जो हम निकालते हैं स्लैक टाइम के तौर पे कि जिसकी लिए अगर एक्टिविटी को डिले दिया जाए तो डेडलाइन पे कोई असर ना पड़ रहा हो, उसको हम लैग टाइम कहते हैं या स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम कहते हैं। और लीड टाइम क्या होता है? ये इसका उल्ट है। तो वो किसी भी रन टाइम के ऊपर किसी भी एक्टिविटी को अगर आप इन एडवांस कर सकते हैं तो जितने दिनों के लिए आप उसको इन एडवांस लेके जाते हैं वो लीड टाइम कहलाता है। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि लीड टाइम रन टाइम पे है, स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम या लैग टाइम ये पहले से होता है और उसको हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द बोथ इंफॉर्मेशंस आर द बोथ slack and lead times are the important information for the project manager for controlling the project, क्योंकि ये उसके पास एक तरह का वेपन होता है, एक तरह का उसके पास कुशन होता है जिसकी मदद से अगर प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के अंदर कमजोर हो जाए या उस तरह से ना चल सके जिस तरह से वो चाह रहा है, तो इस कुशन को वो इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को दोबारा से अपने ट्रैक के ऊपर ला सकता है और बेहतर शक्ल के अंदर स्केजुलिंग कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। तो ये था जनाब हमारे सामने सीक्वेंस एक्टिविटी का प्रोसेस। अब इससे आगे चलते हैं जी। प्रोसेस है जी हमारे पास एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज का। ये पिन बॉक्स की स्क्रीन नजर आ रही है जी आपको? अब हमारे पास प्रोसेस है जी, जो हमारे पास एक्टिविटीज आ चुकी हैं जिनको हमने सीक्वेंस कर लिया हुआ है, उन एक्टिविटीज के ऊपर हमने रिसोर्सेज लगाने हैं कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा पर्सन कर रहा होगा। तो इसके लिए ओवरऑल एक तो चीज है जेमरेट के पिनबॉक के अंदर उन्होंने ओवरऑल एक्सप्लेन ये किया हुआ है कि रिसोर्सेज जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स हैं जिनको आपने डिसाइड करना है कि कौन कर रहा है, और दूसरे होते हैं मटेरियल रिसोर्सेज या इक्विपमेंट का या मशीन्स का या प्रोडक्शन लाइन के रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो देख रहे होते हैं या असाइन कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हम ह्यूमन रिसोर्सेज को देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो किस तरीके के एस्टिमेट किए जाएंगे और उनकी असाइनमेंट किस तरह से की जाएगी। तो लिहाजा हमारा जो फोकस होगा वो टोटली तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से होगा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से आपको इसके अंदर सबसे इनपुट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द रिसोर्स कैलेंडर। इनपुट्स के अंदर देखें तो चौथी हमारे पास इनपुट आ रही है रिसोर्स कैलेंडर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटी रिसोर्सेज।
रिसोर्स कैलेंडर क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से देखा जाए तो हर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं या कर सकते हैं या फ्यूचर के अंदर वो आ सकते हैं, जिनको लिया जा सकता है, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक तरह की एक्सेल शीट की शक्ल के अंदर कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनका आईडी क्या है, उनके स्किल सेट क्या है, उनकी असाइनमेंट्स इस वक्त क्या है, फ्यूचर के अंदर अगर उनको कोई असाइनमेंट्स मिली हुई हैं तो वो कौन कौन सी हैं, अगर वो छुट्टी पे फ्यूचर में जा रहे हैं तो किन दिनों के अंदर जा रहे होंगे। इस तरह की कंप्लीट डिटेल्स इस कैलेंडर के अंदर अवेलेबल होती है ताकि जिन्होंने भी असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज कमिंग प्रोजेक्ट्स की करनी है तो वो इनको देखते हुए देख सकें कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हैं उनको वो असाइन कर सकते हैं, या उनकी एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकती है, या उनकी जो टाइम स्लाइसिंग है वो किस तरह से हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ करने के लिए ये रिसोर्स कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली तौर पे ये वाला जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो होता है वो इस कैलेंडर को मैनेज कर रहा होता है, जहाँ पे सेंट्रलाइज पोजीशन के ऊपर सारा डाटा तमाम रिसोर्सेज का अवेलेबल होता है और वो उन सारे डाटा को इकट्ठा करके इस कैलेंडर की शक्ल के अंदर बना लेते हैं और इसको फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या रिलेटेड पर्सन होते हैं उनको ये पब्लिक कर देते हैं। तो इसलिए रिसोर्सेज के लिहाज से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे PUCIT के अंदर भी एक रिसोर्स कैलेंडर हर वक्त चल रहा होता है, जो कमिंग सेमेस्टर होता है उसकी प्लानिंग पहले से चल रही होती है और उसके अंदर तमाम टीचर जो कि रेगुलर है खास तौर पे उन सब की तो असाइनमेंट्स जो हैं बड़ी क्लियरली नजर आ रही होती हैं कि कमिंग फ्यूचर के अंदर या कमिंग सेमेस्टर के अंदर कौन कौन अवेलेबल होगा, कब हो सकता है, किन सब्जेक्ट्स के साथ हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेसिटीज क्या है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जिन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये एलोकेशन करनी होती है कोर्सेज की, वो लोग इस इंफॉर्मेशन को सामने रख के अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं और रिसोर्स एस्टिमेशन बना रहे होते हैं। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रिसोर्स कैलेंडर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंटली काम कर रहा होता है और इसकी वजह से प्लानिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है। तो ये इनपुट के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो है वो सारी की सारी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इनपुट्स के अंदर। अब हम आते हैं इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स की तरफ। टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर देखें तो इसके अंदर पहली है जी एक्सपर्ट जजमेंट। ये एक्सपर्ट जजमेंट वही है जो ऑलरेडी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें नॉर्मली तौर पे रिसोर्स एस्टिमेशन के ऊपर जो एक्सपर्ट होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि रिसोर्स कैलेंडर को सामने रखते हुए मेरे लिए किस एक्टिविटी के लिए कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, रेलिवेंट हो सकता है, अपने स्किल सेट्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज के लिहाज से बेहतर हो सकता है। तो वो उनको सामने रखते हुए हर एक्टिविटी के ऊपर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हर एक्टिविटी के ऊपर रिसोर्सेज को लगाना शुरू कर देता है। तो अगर जो सबसे बेहतरीन पर्सन है वो इस काम को कर रहा है जो कि वो कर सकता है, तो दैट इज द यूजेज ऑफ द एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक। सेकेंड इज अल्टरनेटिव एनालिसिस। ये साथ साथ चल रहा होता है कि जो भी ये असाइनमेंट्स कर रहा होता है या एस्टिमेट लगा रहा होता है एक्टिविटी रिसोर्सेज का, तो वो देखता है कि एक ही काम के ऊपर अगर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, तो उनमें से सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है। तो ये असल में वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को सामने रखते हुए जो सबसे बेहतर हो सकता है उसको तलाश करने को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एनालिसिस। कि उन सबको सामने रख के उनकी लिस्ट डाउन कर लिया जाता है कि इसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और उन सब चीज़ों को सामने रख के उसमें से बेस्ट ऑप्शन या ऑप्टिमल ऑप्शन को निकाल लिया जाता है। तो दैट इज द ऑल्टरनेट, दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट। और ये ऑटोमेटिकली चल रहा होता है कि जब आपके सामने सिचुएशन ये होती हैं मल्टीपल लोग ये काम कर सकते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें से सबसे बेहतर कौन हो सकता है। थर्ड है पब्लिश्ड एस्टिमेटिंग डाटा। ये होता है कि हिस्टोरिकल डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर पर्सन कौन सा हो सकता है। तो ये भी साथ साथ चल रहा होता है, आपके पास ऑलरेडी किए हुए लोगों के काम की हिस्ट्री मौजूद होती है, तो उनको सामने रखते हुए आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है। एक ये होता है कि इसके अंदर अगर आपको बाहर से रिसोर्स लेना पड़ गया, आपके कोई काम करना है लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो उन्होंने डाटा पब्लिश किया हुआ है उनके लिहाज से कौन कौन से पर्सन हैं जो वो काम कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह का पब्लिश्ड एस्टिमेटिंग डाटा होता है जिसको यूज़ करके आप
बाहर से तलाश कर सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर पर्सन ये काम करने के लिए क्या हो सकता है। उसके बाद है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के एक्टिविटी लेवल से, जो सबसे लोएस्ट लेवल है, वहां से एस्टिमेशन स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज की, और एक्टिविटीज की ही आपने रिसोर्सेज लगाने होते हैं, ऊपर वाले तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो आप अगर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लोएस्ट लेवल को मद्देनजर रखते हुए आप ये काम कर रहे होते हैं, तो दिस इज द बॉटम अप एस्टिमेशन। उसके बाद है जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जाहिर है कि ये जितना काम आप कर रहे होते हैं, ऊपर वाला भी जितने प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए हैं, उन सब की जो इन्वॉल्वमेंट है या उसकी प्रेजेंटेशन है या डाटा एक्यूमुलेशन है, वो सारी हम कोई ना कोई एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। एक दो लेक्चर्स के बाद आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दी जाएगी एमएस प्रोजेक्ट की। तो एमएस प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें डाटा सारा का सारा आ सकता है, सारी स्केजुलिंग होती है, कॉस्टिंग हो सकती है, और सारी चीज़ें हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो यही काम जो है रिसोर्सेज की एस्टिमेशन का, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कर रहे हैं, तो यू आर यूजिंग दिस टेक्निक, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जी। इनको इस्तेमाल करते हुए आप रिसोर्सेज को एस्टिमेट्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी कि हर एक्टिविटी के ऊपर रिसोर्सेज को असाइन कर दिया जाएगा, वो लगा दिए जाएंगे, वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा, और वो आउटपुट बन जाएगी। सेकेंड है जी रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इस आरबीएस इनफेमस इसको कहते हैं। इसको समझ लें कि रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अगर हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो ये वो हमारे पास एक तरह का ऑर्गेनोग्राम होता है या स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो प्रोजेक्ट के अंदर एक हायरार्की के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर जितने ह्यूमन रिसोर्सेज आपने असाइन किए हैं, उन सब की एक हायरार्की बनाते हैं कि टॉप के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके नीचे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नीचे टीम लीड्स हैं, टीम लीड्स के नीचे टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स के नीचे सपोर्टिंग स्टाफ है। इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हैं, ये एक सादा सा आपके सामने स्ट्रक्चर रखा गया है, ये स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं, तो दिस विल बी द रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये आरबीएस। यानी कि प्रोजेक्ट का अपना, प्रोजेक्ट के अंदर लोग कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, किस लेवल पे काम कर रहा होगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, तो वो इस स्ट्रक्चर के जरिए से रिप्रेजेंट होती हैं, सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। इसको बनाना लाजमी होता है ताकि सारे लोगों को पता हो कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन है, उनके नीचे कौन है, उनके पीयर्स में कौन है। ये सारी चीजें जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है आरबीएस का, ये क्लियरली बता रहा होता है। तो दिस इज जस्ट अ हायरार्किकल, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसी तरह से ये बनाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर हायरार्की या स्ट्रक्चर किस चीज का होगा, द कमांड एंड कंट्रोल। ये प्रोजेक्ट का कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा, टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, इस तरह से पूरी हायरार्की बना देते हैं। और जाहिर है कि जब आप ये रिसोर्स एस्टिमेट कर देते हैं, तो वो हायरार्की ऑटोमेटिकली तौर पे इवॉल्व हो रही होती है, तो उसको साथ आप डॉक्यूमेंट कर लें, तो वो रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन जाएगा, और that will be circulated among all the resources which are assigned on the project, and that is also approved by the higher management, ताकि सारे लोग जो हैं वो उस लिहाज से अपना काम कर रहे हों, जिम्मेदार हों, और उनसे काम लिया जा सके। तो दिस इज द रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एज आउटपुट ऑफ रिसोर्स एस्टिमेट। इसके अलावा कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत होगी, तो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लिया जाएगा। So this is the process of estimate activity resources. Just take half to 1 minute, इसको रिवाइज कर ली, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। पब्लिश्ड एस्टिमेटिंग डाटा जो होता है ना, ये हिस्टोरिकल डाटा होता है आपके पास कि ऑलरेडी जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, उनके ऊपर रिसोर्सेज कैसे लगाए गए, उनकी नेचर क्या रही, वहाँ पे कंडीशंस क्या रही, उनकी पोजीशन क्या रही है,
और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो चुकी होती हैं जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की होती हैं। तो उन सारे जो अवेलेबल डाटा होता है, जो आपके पास एक्सेसिबल होता है, डाटा सेंटर से हो सकता है, वेबसाइट से हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हुए हो सकता है, उन सारे डाटा को सामने रख के अगर आप रिसोर्सेज को एस्टिमेट करते हैं तो वो फिर पब्लिश्ड एस्टिमेटिंग डाटा के लिहाज से चीज़ें हैं। और ये अगेन बात भी आ जाती है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए तो हम चीज़ों को अलग अलग देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज लगा रहे होते हैं, तो आप तमाम सोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये वाला भी हो सकता है कि जितना डाटा पब्लिश हुआ है, अवेलेबल है, उसको भी सामने रखें, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का रिसोर्स कैलेंडर है उसको भी सामने रखें, अपना नॉलेज स्किल और जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करें। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप एक अच्छा एस्टिमेट ले सकते हैं कि रिसोर्सेज सबसे बेहतर कौन से हो सकते हैं। तो पब्लिश्ड एस्टिमेटिंग डाटा जो होता है वो हमारे पास वो अवेलेबल डाटा होता है जो हमें मदद दे सकता है करंटली रिसोर्सेज को एस्टिमेट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स देखें एज अ इनपुट यहाँ पे यूज हो रही है, और उसके अंदर हमारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज होंगी जिनके जरिए से ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज को एस्टिमेट्स करती हैं। उसके लिए कोई प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं, उनके लिए किसी किस्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए किसी किस्म के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में आएंगे। देखें, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर तमाम चीज़ों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती है। लेकिन इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को एस्टिमेट करने का कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज एस्टिमेट करने के रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हो सकते हैं, जिनके अंदर टेम्पलेट्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकती हैं, सिर्फ उनको हम यहाँ पे लेंगे जो हमें रिसोर्स एस्टिमेट करने में मदद देंगे। तो इसलिए इसको एज ए इनपुट लिया जा रहा है। और ये तकरीबन हर प्रोसेस के अंदर ये दोनों चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन सिर्फ उस प्रोसेस के रिलेटेड उतनी चीज़ों को हम इन दोनों में से ले रहे होते हैं जो रिलेटेड होती है। ये होप आंसर द क्वेश्चन। देखिए, रिस्क रजिस्टर जो है वो एज इनपुट आ रही है यहाँ पे, और ये रिस्क रजिस्टर रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के जरिए से जनरेट होता है। ये उसी तरह से जैसे अभी हम रिसोर्स रजिस्टर को डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क रजिस्टर भी ये शुरू से मेंटेन किया जाता है कि जितने भी आइडेंटिफाइबल रिस्क हो सकते हैं या आइडेंटिफाई हुए भी होते हैं रिस्क, उनकी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर अवेलेबल होती है कि इस वक्त तक कौन कौन से रिस्क हैं हो सकते हैं, उनका नाम होता है, उनका आइडिया होता है, उनका इन्फ्लुएंस एरिया होता है, उनकी सिविरिटी होती है, इम्पैक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, कॉस्ट होती है, लॉस होता है। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी भी रिस्क के बारे में हो सकती है, वो इस रिस्क रजिस्टर के अंदर, रिसोर्सेज के रिस्क होते हैं, वो भी इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो अगर कोई रिसोर्सेज ऐसे हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जो जिनके साथ रिस्क एसोसिएट हो चुका है या होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर से मिल सकती है। तो उसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। रिस्क, अब ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आने वाले दिनों में या जब आपने प्रोजेक्ट में उनसे काम लेना, वो छोड़ के ना चले जाए या वो अवेलेबल ना हो। तो इस चीज़ को अगर चेक करना है तो रिस्क रजिस्टर आपको बता सकता है कि जनाब इनकी पोजीशन क्या है, इनको फिर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क रजिस्टर जो है वो एक आपका फ्लोटिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज आ रहे होते हैं, उनके बारे में जो अनसर्टेनिटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज आपने असाइन करने हैं तो उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि वो आपको किस तरह से अवेलेबल हो सकते हैं, उनमें कोई रिस्क तो नहीं है, अनसर्टेनिटी तो नहीं है। तो उसमें ये फिर बहुत हेल्प करता है। ये होप आंसर द क्वेश्चन। जब रिस्क रजिस्टर बनाया जा रहा होता है जी, उस वक्त आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि प्रीवियसली किस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं,
किस तरह के पोजीशंस रहे हैं, लेकिन जब आप उसको यूज कर रहे हैं, उसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें सारी चीजों को इकट्ठा करके एक फाइनल चीज देते हैं कि हर रिस्क के लिहाज से क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कि उनकी उनकी सिविरिटी क्या है, लॉस क्या है, अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको आप करंट पोजीशन के लिहाज से रीएडजस्ट करते हैं, उसको करंट के लिहाज पोजीशन के लिहाज से क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाली जब सिचुएशंस आ जाती यानी कि उसके अंदर ये वाला जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी सामने रख के आप ये सारी चीजें बना रहे होते हैं। ये कभी इग्नोर नहीं होता लाशऊर के अंदर, अगर इंटेंशनली ना भी करें तो अनइंटेंशनली तौर पे आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। हो गई, आगे चलते हैं जी। एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है, दैट इज द ड्यूरेशन एस्टिमेशन। अब हमने हर एक्टिविटी का रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना, सॉरी ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना है कि हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितना टाइम लगेगा, कितनी ड्यूरेशन लगानी होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास ये सारी इनपुट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई नई चीज़ है। हम डायरेक्टली टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं, और उसमें भी पहली जो टेक्निक है एक्सपर्ट जजमेंट की, ये वही है कि ड्यूरेशन एस्टिमेशन के जो सबसे काबिल लोग होंगे, जो कर सकते होंगे, अगर वो करते हैं तो आप एक्सपर्ट जजमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड से स्टार्ट करते हैं जी, एनालॉगियस एस्टिमेटिंग। एनालॉगियस एस्टिमेशन क्या होती है ड्यूरेशन एस्टिमेशन के लिहाज से? एनालॉगियस एस्टिमेशन इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट टू एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल डाटा। आप डाटा सेंटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अली हमें जो प्रीवियस इस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं, सेम प्रोजेक्ट्स जो पहले हुए हुए हैं या एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हुई हैं, इन सब का जो एक्चुअल डाटा वो प्रोवाइड करें जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के थे, दैट इज दी, और उनको सामने रख के फिर आप एस्टिमेट लगाते हैं। अगेन इसमें आपने याद रखना है कि हिस्टोरिकल डाटा को कभी भी एज इट इज यूज नहीं किया जाता। हाँ, अगर वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, जो करंट भी आपकी वही पोजीशन है, जो पास्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स हुए उनकी भी पोजीशन सेम रही, कंडीशन सेम रही, और उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, फिर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, चीजें चेंज हो चुकी होती हैं, तो आप हिस्टोरिकल डाटा को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। वो आपको मदद देता है, सपोर्ट करता है, चीजों को समझने में आसानी देता है कि इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर कितनी ड्यूरेशन हो सकती हैं। अगर ये वाली कंडीशन हो, उनको आप फिर करंट कंडीशंस के लिहाज से एडजस्ट करते हैं, उसकी प्रोजेक्शंस लेते हैं कि अगर करंट पोजीशन प्रीवियसली ऐसा हुआ है तो अब हमारे पास इतनी कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो अब इतनी ड्यूरेशन हम ले सकते हैं। तो अगेन उसके अंदर जाके आपकी वही तीन चीजें जो ऑलरेडी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं वो इंपॉर्टेंटली रोल अदा कर रही होती हैं। और वो क्या होती है? आपका हिस्टोरिकल डाटा, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज और स्किल्स। ये चार चीजें जो हैं, जब आप इनको मिला के आप एक्टिविटीज की ड्यूरेशन की एस्टिमेशंस बनाना शुरू करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए से और फाइनलाइज कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड होती है, ये हवा में नहीं होती है। आप इसमें ये चारों चीजें जब यूज करते हैं तो चारों चीजों को आपको नरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप इनको किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो चार चीजें क्या हैं, वही दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि उसमें हिस्टोरिकल डाटा, रिलेटेड हिस्टोरिकल डाटा, फिर आपका एक्सपीरियंस, फिर आपका नॉलेज, फिर आपकी स्किल्स। इन चारों चीजों को यूज करके आप हर एक्टिविटी का एक ड्यूरेशन एस्टिमेट देते हैं, तो दैट विल बी दी एनालॉगियस एस्टिमेशन। तो इसको हम कह रहे हैं, यानी कि एनालॉगियस एस्टिमेशन का नाम जैसे ही आए तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए? हिस्टोरिकल डाटा, प्रीवियस और हिस्टोरिकल डाटा एक्चुअल, हवा में नहीं, जो आपका मेंटेन्ड है, अच्छा है। ये जो टेक्निक है एनालॉगियस एस्टिमेशन जो है, ये इस्तेमाल करने सबसे आसान होती है, लेकिन ये सबसे लेस एक्यूरेट होती है, क्योंकि आप टोटली तौर पर डिपेंड कर रहे होते हैं हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर और उसके एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर ये कहा गया है, या इसके यही इसका डिसएडवांटेज है और यही इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज है
डिसएडवांटेज इस लिहाज से ये बन जाता है कि आप टोटली तौर पर हिस्टोरिकल डाटा पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आपके मेच्योरिटी ऑफ द एस्टीमेट जो है उस पर डाउट हो सकता है। और एडवांटेज क्या है, ये सबसे आसान है। अब इस चीज को कैसे कह लें कि बैलेंस किया जाता है कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी टेक्निक के साथ मिला के, तो फिर ये बैलेंस हो जाता है। जैसे बाकी टेक्निक्स अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली तौर पे आप यूज कर रहे होंगे कि आप हिस्टोरिकल डाटा भी साथ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद साथ साथ आप दूसरी कोई पर्टिकुलर टेक्निक यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट को देखें, पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। पैरामीट्रिक एस्टिमेशन क्या होती है कि आप किसी एक पैरामीटर या वेरिएबल को बेस बना के आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने ड्यूरेशन करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल 10,000 लाइन ऑफ कोड करना है, साइज आया हुआ है आपके पास, एस्टिमेट होकर साइज आया है 10,000 लाइन ऑफ कोड, और आपके को जो करंट पोजीशन चल रही है डेवलपर्स की, कोडर्स की, उनकी पोजीशन ये चल रही है कि एक दिन के अंदर वो 1,000 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि 10,000 टोटल आपने किसी एक एक्टिविटी के लिए करना है और एक दिन के अंदर 1,000 टोटल लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस हो रहा है, लिखा जा रहा है, एवरेज चल रही है। तो उस एक्टिविटी के लिए आपको कितने दिन चाहिए होंगे? 10,000 करना है, रोजाना का 1,000 हो रहा है, तो 10 दिन में आप करेंगे। तो इस तरह से आपके पास वो एस्टिमेट आ गया कि 10 दिन के अंदर इस एक्टिविटी के ऊपर ये काम हो सकता है, तो 10 दिन की ड्यूरेशन एस्टिमेट होगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। तो आप पैरामीट्रिक एस्टिमेशन कर रहे हैं, ये बड़ा कॉमन से कॉन्सेप्ट है पैरामीट्रिक एस्टिमेशन का, बड़ा आसान होता है इस्तेमाल करना अगर आप इसके लिहाज से आपके पास डाटा सही अवेलेबल हो। जैसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पर स्क्वायर फीट का पैरामीटर यूज किया जाता है मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए। आपने उसकी पैनलिंग करनी है तो स्क्वायर फीट यूज किया जाता है, आपने टाइलें लगानी है स्क्वायर फुट को यूज किया जाता है, आपने पेंट करवाना है स्क्वायर फुट को यूज किया जाता है, फॉल सीलिंग करनी है स्क्वायर फुट को यूज किया जाता है, और हत्ता के कॉस्टिंग तक स्क्वायर फीट को इस्तेमाल करके इस्तेमाल की जाती है। तो जब आपको ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर को यूज करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी द पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। आप पैरामीट्रिक एस्टिमेशन के लिए एनालॉगस एस्टिमेशन साथ साथ चल सकती है कि आपके पास प्रीवियसली हिस्टोरिकली तौर पे कौन कौन से पैरामीटर्स किस तरह से इस्तेमाल हुए हुए हैं और उन्होंने क्या रिजल्ट्स दिए हैं, उनको सामने रख के आप करंट प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज की ड्यूरेशंस को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये पैरामीट्रिक एस्टिमेशन होती है। नेक्स्ट है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। ये 3 पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? इसके अंदर अगर असल में हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं चीजों को अपने एस्टिमेट्स को मेच्योर करने के लिए। 3 पॉइंट फार्मूला क्या है जरा देखिएगा। ये है जी फार्मूला, ये ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन प्लस पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन। ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि आप टीम के अंदर लोगों को असाइनमेंट देते हैं कि आपने एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल आइटम मैनेजमेंट के अंदर ऐड आइटम, डिलीट आइटम, अपडेट आइटम, इन तीनों को बनाना और इनकी तीनों की एक ही ले लें, इनको आइटम मैनेजमेंट के तौर पे एक एक्टिविटी ले लें, तो इसको आपने एस्टिमेट करना है। तो बंदे इनको आपने असाइनमेंट दी है वो बैठ जाएंगे और हिस्टोरिकल डाटा, स्किल्स, नॉलेज, स्किल्स, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो 3 फ्लक्चुएशंस के ऊपर काम करेंगे कि आइटम मैनेजमेंट को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, वो पेसिमिस्टिक हो। फिर कम से कम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, वो ऑप्टिमिस्टिक होगी। और फिर दरमियान में कुछ कितनी हो सकती है, वो मोस्ट लाइकली होगी। तो यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम और दरमियान के 3 पॉइंट्स के ऊपर फ्लक्चुएशंस दे के आप सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और एक वैल्यूज इन तीनों की लेके आते हैं और अल्टीमेटली तौर पे आप इस फार्मूला के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं और आपके सामने एक वैल्यू आ जाती है। तो दैट विल बी द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन फॉर दैट एक्टिविटी बाय यूजिंग दिस 3 पॉइंट टेक्निक। तो असल में ये 3 पॉइंट्स के ऊपर फ्लक्चुएशंस देने से आपकी जो एस्टिमेशन है वो मेच्योर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और फिर ये सिर्फ एक बंदे से ये काम नहीं करवाया जाता, मल्टीपल लोगों से काम करवाया जाता है एक ही एक्टिविटी की ड्यूरेशन के लिए। तो वो फिर जब काम करते हैं तो अल्टीमेटली तौर पे हमारे सामने एक मेच्योर्ड किस्म का डाटा आ जाता है
और उसकी वजह से हमारे सामने ड्यूरेशन जो है एस्टिमेशन बेहतर हो जाती है। तो दिस इज दी 3 पॉइंट टेक्निक जिसके अंदर आप 3 लेवल्स के ऊपर फ्लक्चुएट करते हुए वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं और उसके बैकएंड के ऊपर आपकी वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हिस्टोरिकल डाटा भी चल रहा होता है, आपका नॉलेज भी चल रहा होता है, स्किल्स भी चल रही होती हैं और एक्सपीरियंस भी चल रहा होता है। उन सारी चीज़ों को सामने रख के आप ये फ्लक्चुएशंस देते हैं, देने के बाद वैल्यूज लेते हैं, फार्मूला के अंदर इंसर्ट करते हैं, आपके सामने एस्टिमेट्स आ जाते हैं और उनकी फिर अल्टीमेटली अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो सारे लोगों की फिर एवरेज ले लें तो आपके पास हर एक्टिविटी की इस तरह से एक वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द 3 पॉइंट टेक्निक टू एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। उसके बाद ये नेक्स्ट जो टेक्निक है वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जिसके अंदर यानी कि ओवरऑल ये काम करते हुए अगर काम कहीं पे आप रेफरेंस ओपिनियन आ जाता है या यहाँ पे जाके आपको डिसीजन करना पड़ता है तो वही जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं उनको आप यूज कर लेते हैं। इनको हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 होती हैं जिसमें मेजॉरिटी है, जिसके अंदर यूनानिमिटी है, प्लूरैलिटी है और डिक्टेटरशिप। तो वो आप सिचुएशन के लिहाज से इनको इस्तेमाल करते हुए अपने जो काम किया हुआ होता है उसको एक डिसीजन पॉइंट के ऊपर ले आते हैं कि ये चीज़ें हम इस तरह से लेंगे। लास्ट है जी रिजर्व एनालिसिस। ये हर जगह पे किया जाता है, चाहे टाइम की पोजीशन हो चाहे कॉस्ट की पोजीशन हो, कि आप साथ एक रिजर्व अपने एस्टिमेट्स का जरूर रखते हैं। इसको कंटीजेंसी प्लान भी कहते हैं या कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह यूज करते हैं या गाड़ी यूज करते हैं तो उसके अंदर जो फ्यूल टैंक है उसका एक रिजर्व होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे भी ड्यूरेशन के अंदर भी एक रिजर्व रखना होता है, प्लस माइनस रखना होता है कि इतना जो चीज़ है उसको आपने साथ रखना है। तो इसके लिए नॉर्मली तौर पे होता है एक यानी कि जनरल एक रूल रखा गया है कि आप ओवरऑल जितनी आपकी ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की बन रही होती है उसका 10% 10 से 15% एज अ रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं और उसको एडजस्ट करके रखते हैं जब आप इस तरह से एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक एक्टिविटी आपका इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं रिजर्व एनालिसिस करते हुए, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 100 दिनों का है तो 100 दिनों का प्रोजेक्ट को आप 100 दिन के ऊपर प्लान नहीं करेंगे। आप इसमें से पहले 10 दिन वैसे निकाल 10% 100 का 10 दिन होगा तो 10 दिन को आप निकाल देंगे तो आप जो एक्चुअल इसको एस्टिमेट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे वो 90 दिन के ऊपर बनाएंगे और बाकी जो 10 दिन है उनको आप रिजर्व के तौर पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर सेट आउट कर रहे होंगे। जो एक्टिविटी बहुत ज्यादा नाजुक होंगी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगी, बहुत ज्यादा रिस्की होंगी तो उनको उनके ऊपर जो है आप ये रिजर्व को ज्यादा देने की कोशिश करेंगे और जो नॉर्मल हैं जो ज्यादा नहीं है उनको आप कम रिजर्व या रिजर्व नहीं देंगे। तो रिजर्व का ओवरऑल असूल यही है कि आप 10 से 15% जो है वो ओवरऑल का निकाल के उसको फिर आप प्लस माइनस के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं हर एक्टिविटी के साथ और उसको वक्त आने के ऊपर आप यूज कर रहे होते हैं और जब प्रोजेक्ट आपका चल रहा होता है तो अगेन आप उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं कि कहाँ पे रिजर्व की ज्यादा जरूरत होगी, कहाँ पे नहीं होगी। तो जहाँ पे नहीं होगी वहां से निकाल रहे होंगे, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे रख रहे होंगे और एट द एंड जाके आप उस चीज को ओवरऑल एडजस्टमेंट्स के तहत नलीफाई कर देते हैं या उसकी एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि आपका पूरा प्रोजेक्ट सही तरीके के साथ चले। तो रिजर्व एनालिसिस क्या है? ये एक प्रोएक्टिव टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के की अनसर्टेनिटी को कवर कर रहे होते हैं और उन चीज़ों को सही रखने के लिए पहले से चीज़ों को एडजस्ट कर रहे होते हैं और उनके अंदर इतना मार्जिन या कुशन रख रहे होते हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो इस रिजर्व को यूज़ करके आप इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व हमेशा ज़रूरत आने पे इस्तेमाल किया जाता है। वो उसका मतलब ये नहीं कि रख दिया तो करना ही करना है इस्तेमाल। ज़रूरत आएगी तो करेंगे, अदरवाइज क्योंकि किसी दूसरी जगह के ऊपर जिसकी ज़रूरत पेश आ सकती है तो फिर हम उसकी रीएडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। So this is the reserve analysis and this is the tools and techniques for estimation the duration of the activities. तो इसके अब जनाब आउटपुट्स को देखते हैं। एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स आ जाते हैं, हर एक्टिविटी के साथ वो एस्टिमेट्स आ जाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की ज़रूरत होगी तो वो कर लिया जाएगा। तो ये थे जनाब एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। तो ये सारे को ज़रा देख लीजिए। आज का लेक्चर जो है वो
इतना ही है। तो सारे को जरा रिपीट कर लें, देख लें, रिव्यू कर लें, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ये जो 3 पॉइंट टेक्निक है ना, ये इसके अंदर जस्ट इस चीज को बाकी चीजें छोड़ दें सारी की सारी, सिर्फ ये फार्मूला, एवरेज का फार्मूला है। तो मैं इसको ये मैसेज के अंदर लिख रहा हूँ, दिस इज आल्सो नोन एज प्रेसिजन फार्मूला। प्रेसिजन फार्मूला होता है, दिस इज द पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन प्लस ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन plus 4 into most likely duration whole divided by, yes, इन तीनों पे whole divided by 6 है। बस इस चीज को देखना है, आपके पास ये पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन है, ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन प्लस 4 into मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन। पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन होती है कम से कम ड्यूरेशन किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक होती है ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक्टिविटी को काम करने के लिए, और मोस्ट लाइकली इन दोनों के दरमियान। तो इस तरह के 3 फ्लक्चुएशन देते हैं। वो बीटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको छोड़ दें आप। अगेन और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये सिंपल ये फार्मूला याद रखेंगे, 3 आपने डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, फ्लक्चुएशन देनी है, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज के ऊपर, दरमियान के ऊपर, और उसके बाद फार्मूले के अंदर इंसर्ट करें वैल्यू जो आपके एस्टिमेट्स आप लगाते हैं, जो आएगा दैट विल बी द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन फॉर दैट एक्टिविटी। जी होप आंसर्ड द क्वेश्चन।
पैरामीट्रिक एस्टिमेशन जनाब वो एस्टिमेशन होती है जिसके अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को बेस बना के ड्यूरेशन को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपका ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके अंदर आपका हिस्टोरिकल डाटा आपको ये बताता है और करंटली भी आपको वही सेम बता रहा है कि आप एक दिन के अंदर जो है वो 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और आपने 5,000 लाइन ऑफ कोड जो है वो बनाना है किसी एक मॉड्यूल के लिए, किसी एक फंक्शन के लिए। 10,000 एक दिन में लिखते हैं, बनाना 5,000 का है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको हाफ अ डे लगेगा। तो अगर आप इस तरह से आप कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग अ पैरामीटर कि आप एक दिन के अंदर आप 10,000 लाइन ऑफ कोड को कोड करते हैं, तो दिस इज अ पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। तो जब आप पर्टिकुलर एक पैरामीटर को बेस बना के एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। होप आंसर द क्वेश्चन जी।